नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 3.2 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.2 का बेसिक पार्ट। बेसिक पार्ट में क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए लिखा है, आओ जाने। सबसे पहले हमको क्या समझना है, त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो कहने का क्या मतलब है, दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज का सर्वांग समता हम लोग किस तरीके से दर्शाएंगे वो यहाँ पे हमको समझना है। किसी एक रेखाखंड को दूसरे रेखाखंड पर रखने पर यदि वे एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं तो दोनों रेखाखंड सर्वांगसम कहलाते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, जैसे ये एक रेखाखंड है और उसी के ऊपर कोई एक और रेखाखंड बनाएंगे और इसको यहाँ पे अगर हम लोग रखते हैं और ये पूर्णतः ढक जाता है तो वो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम कहलाते हैं, मतलब बराबर बराबर कहलाएंगे। उसी प्रकार किसी कोण को उठाकर दूसरे कोण पर रखने पर भी परस्पर पूर्णतः ढक लेते हैं तो वे कोण भी सर्वांगसम होते हैं। जैसे यहाँ पे दो कोण है, इस तरीके से बना है, अगर ये वाले कोण को उठा करके हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे रख दिया और ये पूर्णतः ढक गया, मतलब पूरी तरीके से ढक जाएगा तो भी कोण क्या होगा, सर्वांगसम होगा। उसी प्रकार एक त्रिभुज को उठा करके दूसरे त्रिभुज पर रखने पर वे परस्पर पूर्णतः ढक लेते हैं तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पे दिया गया, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR सर्वांगसम हो तो उसे हम लोग त्रिभुज ABC सर्वांगसम का चिन्ह त्रिभुज PQR इस प्रकार दर्शाते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमने दो त्रिभुज बना लिया है। अब ये वाला जो त्रिभुज है, इसको हम अगर इसको इस तरीके से रखते हैं तो देखोगे एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज रखने पर ये पूरी तरीके से ढक लेता है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, ऐसा हम लोग लिखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखोगे यहाँ पे एक कोण, दो कोण, तीन कोण, त्रिभुज में तीन कोण बनता है तो वही कोण यहाँ पे भी बनेगा, ये एक कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण। तो कहने का क्या मतलब है, इसको हम नाम दे देते हैं ABC और यहाँ पे नाम दे दिया PQR। तो यहाँ पे ध्यान से अगर हम लोग देखते हैं ना, देखोगे ये वाला कोण P के बराबर होगा, B वाला कोण Q के बराबर होगा और C वाला कोण R के बराबर होगा। ये क्या हो गया, तीन कोणों की जोड़ियां आ गई। तो कितना कोण आया यहाँ पे, ये आया तीन कोणों की जोड़ियां। अब यहाँ पे देखोगे ये वाली जो भुजा है वो किसके बराबर रहेगा, वो इसके बराबर रहेगा। ये वाली भुजा है वो ये वाली भुजा के बराबर रहेगा और ये वाली जो भुजा रहेगा वो क्या रहेगा, ये वाले भुजा के बराबर रहेगा। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे तीन कोण की जोड़ी बनेगी, तीन भुजा की जोड़ी बनेगी और यही जो तीन तीन छह जोड़ी बनती है, इसी के कारण हम लोग दर्शा सकते हैं कि ये सर्वांगसम त्रिभुज है या नहीं है। ये कोई भी, जैसे तीन भुजा है, तीन कोण है, इसमें से कोई भी तीन जोड़ी अगर आपको सर्वांगसम मिल जाती है तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज है वो क्या है, सर्वांगसम है। सिर्फ क्या होना चाहिए, कोई भी तीन जोड़ी मिलती है। आगे इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पे देखोगे ये हमको एक त्रिभुज बना करके दिया गया, जैसे यहाँ पे देखोगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 है, यहाँ पे A3 B3 C3 है, A4 B4 और C4 है। तो कहने का क्या मतलब है, देखोगे ये वाला कोण B1 जो है B2 के और यहाँ पे B3 के बराबर होगा। देखोगे यहाँ पे जब ये वाला जो कोण है इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये पूरी तरीके से ढक जाता है और जो A1 वाला है वो A2 के बराबर है और वो जो है A3 के बराबर है। तो कहने का क्या मतलब है, इस तरीके से जो भी रहेगा, C1 जो है C2 के बराबर है, C3 के बराबर है, इसके बराबर हो जाएगा। जब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखने पे पूरी तरीके से ढक जाता है तो वो हम बोल सकते हैं कि वो सर्वांगसम है। या तो इस तरीके से बोल सकते हैं, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, B1 जो है B2 के बराबर है, C1 जो है C2 के बराबर है और यहाँ पे A1 जो है A2 के बराबर है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये वाला जो त्रिभुज है ये त्रिभुज के सर्वांगसम है। इसमें सिर्फ हमको इतना ही समझना है। उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, किसी कार्डबोर्ड पर किसी भी माप का एक त्रिभुज ABC बना करके काटें, उसे मोटे कागज पर रख कर उसके चारों ओर पेंसिल द्वारा आकृति बना ले। इस त्रिभुज को A1 B1 और C1 नाम दें। अब उस कार्डबोर्ड
को खिसकाकर दूसरी आकृति बनाए, मतलब एक दूसरी आकृति बनानी है, उसे A2 B2 C2 नाम दे। तत्पश्चात कार्डबोर्ड को उठाकर दूसरी जगह उल्टा करके आकृति बनाए, उसे A3 B3 और C3 नाम दे। बाद में कार्डबोर्ड को उठाकर सीधे रखिए और उस त्रिभुज को A4 B4 और C4 नाम दे। ये देखोगे A2 B2 ऐसा था ना, तो इसको उल्टा रख, इसे देखोगे यहाँ पे A2 B2 और C2 इस तरीके से, और इसको इसके उल्टे डायरेक्शन में रख दिया, A4 B4 और यहाँ पे C4 रख दिया। क्या अब ये वाला और ये वाला क्या बराबर होगा? क्या आप जान गए कि त्रिभुज A1 B1 C1, त्रिभुज A2 B2 C2, त्रिभुज A3 B3 C3 और त्रिभुज A4 B4 C4 सभी त्रिभुज ABC के सर्वांग सम है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखोगे ये वाला जो है इसके सर्वांग सम है और ये वाला इसके सर्वांग सम है। क्या ये वाला भी सर्वांग सम है? हाँ, सर्वांग सम है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ये C1 वाला जो है C2 वाला जो है ये C4 के बराबर है, यहाँ पे B2 वाला जो है ये कोण B4 के बराबर है, यहाँ A2 वाला जो है ये A4 के बराबर है, सर्वांग सम है। क्योंकि इनमें से प्रत्येक त्रिभुज ABC के साथ पूर्णतः ढक जाता है, इसलिए त्रिभुज A3 B3 C3 की जांच करते हैं। उन्हें मिलाते समय कोण A या कोण A3 पर, कोण B या कोण B3 पर तथा कोण C या कोण C3 पर रखने पर ही त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाता है, त्रिभुज A3 B3 C3 कहा जा सकता है। तब AB जो है वो A3 B3 के बराबर होगा, BC जो है B3 C3 के बराबर होगा और CA जो है C3 A3 के भी बराबर होगा। यह प्राप्त होता है। ये कैसे प्राप्त होगा? देखोगे ये वाला जो भुजा है वो इसके सर्वांग सम है, B1 C1 जो है वो इसके सर्वांग सम है और यहाँ पे AC जो है यहाँ पे AC के भी सर्वांग सम है। इस आधार पर दो त्रिभुजों की सर्वांग समता जांचने पर कोण तथा भुजा विशिष्ट क्रम से अर्थात किसी एकाकी संगति में लिखना पड़ता है, इसे ध्यान में रखें। तो कैसे लिखना पड़ेगा इसको? जैसे हमने यहाँ पे ले लिया A B और C और यहाँ पे ले लिया P Q R, इसी तरीके से लिया, तो जो कोण A है वो P के सर्वांग सम हो जाएगा। देखोगे यहाँ पे लिखा है कोण A बराबर कोण P। कोण B जो है वो लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड का कोण Q ये इसके बराबर हो जाएगा और कोण C जो राइट साइड में है वो राइट साइड कोण R के बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या लिखा है यहाँ पे? यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR हो तो कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। ये कथन नंबर 1 हो गया। और यहाँ पे देखोगे AB बराबर PQ, BC बराबर QR और CA बराबर RP। तो कहने का क्या मतलब? देखोगे AB इस साइड है तो यहाँ पे ये इसी साइड को ही पकड़ेंगे। कहने का क्या मतलब है? लेफ्ट साइड में AB किसके बराबर होगा? PQ के बराबर होगा। BC जो है वो QR के बराबर होगा और AC जो है वो किसके बराबर होगा? PR के बराबर होगा। दो त्रिभुजों की सर्वांग समता की जांच करते समय उसके कोणों तथा भुजाओं को विशिष्ट क्रम से अर्थात एकाकी संगति में लिखना होता है, इसे ध्यान में रखें। तो आप लोग उल्टा सीधा नहीं लिख सकते, उसको एक लाइन से सीरियली लिखना पड़ेगा। A के साथ में P, B के साथ में Q और C के साथ में R। आप लोग उल्टा नहीं लिख सकते। तो AB के साथ में क्या आएगा? PQ आएगा, BC के साथ में क्या आएगा? QR आएगा और AC के साथ में आएगा PR आएगा। यहाँ पे देखोगे अगर मैं CA लिखता हूं ना तो मुझे इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, RP करना पड़ेगा। यही चीज यहाँ पे भी दिया गया, CA बराबर RP। तो कितनी जोड़ी बन गई? 3 कोण की जोड़ी बनी और 3 किसकी बनी? भुजाओं की जोड़ी बनी। देखो यहाँ पे लिखा गया उपर्युक्त सभी 6 समीकरण सर्वांगसम त्रिभुजों के लिए सत्य होते हैं। 6 समीकरण कौन सा? 3 भुजा वाला, 3 कोण वाला। अब हम देखेंगे कि 3 विशिष्ट समीकरण समान होने पर 6 समीकरण किस प्रकार सत्य होते हैं। तो कहने का क्या मतलब है? जैसे 6 समीकरण हमारा बना, 3 भुजा वाला, 3 कोण वाला, ये दोनों को मिलाकर के 6 समीकरण बना है। ये 6 में से कोई भी 3 समीकरण हमको पकड़ना है, कोई भी 3 रहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये भाई सर्वांगसम है। जिसे यहाँ पे उदाहरण में दिया गया है, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में एकाकी संगति के अनुसार एक त्रिभुज के 2 कोण तथा उनमें समाविष्ट भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण तथा उनमें समाविष्ट भुजा के समान हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। तो कहने का क्या मतलब? देखोगे यहाँ पे ABC और PQR बनाया गया। कोण ये जो B है
वो किसके सर्वांग सम दिखाया है? कोण क्यू के। देखोगे सेम साइन है। और यहाँ पे कोण जो सी है वो किसके बराबर दिखाया गया है? कोण आर के बराबर बताया गया है। और यहाँ पे जो बीसी भुजा है इसको क्यू आर के बराबर बताया गया है। तो कहने का क्या मतलब है? देखोगे दो कोण बगल बगल में रहेगा और बीच में अगर एक भुजा रहेगी तो ये क्या हो जाएगा? देखोगे यहाँ पे कोण, ये भुजा, ये कोण, तो ये क्या हो जाएगा? को भू को कसौटी। देखोगे यहाँ पे वही चीज लिखा है, को भू को कसौटी से ऐसे लिखते हैं। इस गुणधर्म को कोण भुजा कोण कसौटी कहते हैं। इसे को भू को कसौटी ऐसे लिखते हैं। तो कहने का क्या मतलब है? सीक्वेंस होना चाहिए, सीरियली होना चाहिए। कोण भुजा कोण अगर इस तरीके से दिया गया तो हम लोग कौन सी कसौटी लगाएंगे? को भू को कसौटी लगाएंगे। अब हम अगला कसौटी देखते हैं। दूसरे कसौटी में क्या दिया गया? यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में एक ही संगति के अनुसार एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनमें समाविष्ट कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं तथा उनमें समाविष्ट कोण के समान हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। यहाँ पे देखोगे ए बी जो भुजा है वो पी क्यू के बराबर है। देखोगे यहाँ पे भी एक लाइन खींचा गया है, यहाँ पे भी एक लाइन खींचा गया है। उसके बाद में बीसी जो है, बीसी में यहाँ पे देखोगे दो लाइन खींची गई है, यहाँ पे क्यू आर पे दो लाइन खींची गई है। तो कहने का क्या मतलब है? ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है और बीसी जो है वो क्यू आर के बराबर है। और ये दोनों भुजाओं के बीच में देखोगे यहाँ पे एक कोण बी और ये दोनों भुजाओं के बीच में एक कोण क्यू, ये दोनों क्या किया गया है? दोनों तो बराबर है। तो ये देखोगे क्या हो जाएगा? ये क्या था? हमारा भुजा था, ये था कोण था और ये भुजा था। तो यहाँ पे कौन सी कसौटी होगी? सीरियली पकड़ो, भू को भू। देखोगे इस गुणधर्म को भुजा कोण भुजा कसौटी कहते हैं तथा भू को भू कसौटी ऐसे लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे? भुजा कोण भुजा मीन्स क्या हो गया? भू को भू कसौटी। अब हम अगले कसौटी देखते हैं। तीसरी कसौटी में क्या दिया गया? त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में एक ही संगति के अनुसार एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों से सर्वांगसम भुजाओं के हों तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया? देखोगे तीनों भुजाएं सर्वांगसम होनी चाहिए। ए बी जो है वो क्यू पी के सर्वांगसम है, बी सी जो है वो क्यू आर के सर्वांगसम है और ए सी जो है वो पी आर के सर्वांगसम है। तो कहने का क्या मतलब है? देखोगे ये क्या हो जाएगा? भुजा भुजा भुजा, इसमें कोई भी कोण नहीं है। भुजा भुजा और यहाँ पे भी भुजा, इसमें भी कोई कोण नहीं है। तो क्या हो जाएगा? भुजा भुजा भुजा, मतलब ये होगा भू 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 कसौटी। इस गुणधर्म को भुजा 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 कसौटी कहते हैं तथा भू 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 कसौटी ऐसे लिखते हैं। अब हम लोग चौथा कसौटी देखते हैं। चौथे में क्या दिया गया? समकोण त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में एक ही संगति के अनुसार कोण बी तथा कोण क्यू समकोण हो, मतलब 90 अंश का कोण होना चाहिए। दोनों त्रिभुज के कर्ण समान हो, मतलब 90 अंश का भी होना चाहिए। देखोगे यहाँ पे ये 90 अंश है और यहाँ पे भी 90 अंश है। और क्या बोला गया है? दोनों त्रिभुज का जो कर्ण बनता है वो क्या होना चाहिए? समान हो और ए बी और पी क्यू बराबर हो, ए बी और पी क्यू बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इस कसौटी को हम लोग क्या लिखते हैं? कर्ण भुजा कसौटी कहते हैं। देखोगे यहाँ से कर्ण हो गया और ये दूसरा वाला क्या है? भुजा है, तो इसको क्या कहते हैं? कर्ण भुजा कसौटी कहेंगे इसको, कर्ण भुजा कसौटी। तो हमने कौन कौन सी कसौटी पढ़ी? हमने पढ़ा भू को भू कसौटी, फिर को भू को कसौटी, उसके बाद में भू 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 कसौटी, उसके बाद में कर्ण भुजा कसौटी। हमको यहाँ पे दो तीन चीजें याद रखनी पड़ेगी। अगर भू को भू कसौटी लगाना है तो क्या होना चाहिए? दोनों भुजा होनी चाहिए, बीच में एक कोण होना चाहिए। को भू को में क्या होना चाहिए? दोनों कोण होना चाहिए, बीच में भुजा होनी चाहिए। भू 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 कसौटी में क्या होना चाहिए? तीन के तीनों जो है वो क्या होना चाहिए? भुजा होना चाहिए। और कर्ण भुजा में क्या होना चाहिए? 90 अंश का कोण बनना चाहिए और यहाँ पे ये जो कर्ण है वो दूसरे वाले कर्ण के बराबर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। अब क्या बोला गया है? इसे ध्यान में रखे। देखो कि क्या चीज बोल रहा है कि हमको ध्यान में रखना है। कुछ घटक दिए जाने पर हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। उदाहरण, दो कोण तथा उनमें समाविष्ट भुजा, तीन भुजा, दो भुजा और उनमें समाविष्ट कोण। इनमें से किसी एक जानकारी के आधार पर त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। दो त्रिभुजों में उपर्युक्त तीन संगत घटक समान हैं तो
वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, तब उनकी तीनों संगत भुजाएं तथा तीनों संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं तथा संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। इस गुणधर्म का उपयोग भूमिति के अन्य उदाहरणों में होता है। मतलब हम लोग यहाँ पे सिर्फ इसको ध्यान में रखेंगे कि कोई भी अगर दो कोण है और उसके अंदर भुजा दी गई है तो वो क्या हो जाएगा, इसका रचना हम लोग कर सकते हैं। भुजा दिया गया है, कोण दिया गया है, फिर से भुजा दिया गया तो भी इसकी रचना किया जा सकता है। भुजा दिया गया है, भुजा दिया गया, भुजा दिया गया तो भी इसकी रचना की जा सकती है। तो कहने का क्या मतलब है, ये सारी जो चीजें हैं वो क्या है, सर्वांगसम होने के गुण दर्शाता है। सो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 3.2 करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 3.2 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।